अब तक हम देखते हैं कि युंग चांदनी रोशनी के नीचे नहा रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने भाई को धमकाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पर विश्वास करता रहा। उसी समय उसे चेग्युन की आवाज़ सुनाई देती है, जो लड़कों की तरह ड्रेसअप हुई थी और महल से उसका पीछा करते हुए आ रही थी। युंग उस पर कपड़ा डाल देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और युंग के सवालों से बचने के लिए पानी के अंदर डुबकी मार देती है। अब आगे जब वो ऊपर आने पर युंग को देखती है तो दोबारा डुबकी मार देती है। युंग दोबारा उसका इंतजार करता है और उसके ऊपर आने पे बोलता है, अगर तुमने तीसरी बार डुबकी मारी तो बीमार पड़ जाओगी। वो उसे थैंक यू बोलकर बहाना बनाकर निकलने लगती है कि वो दोबारा मुड़कर एक रिक्वेस्ट करती है, क्या आप मेरे भैया बन सकते हैं? युंग को समझ नहीं आता। आगे वो उसे एक होटल में लेकर आती है और बोलती है, मेरे बड़े भैया बन जाइए ताकि मुझे रेंट में एक रूम मिल जाए, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से कोई उसे रूम नहीं देगा। वो उसे वॉरियर कह के पुकारती है क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। युंग पूछता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करे? वो बोलती है, क्योंकि उसका पीछा करते हुए गेट क्लोज हो गए और वो गिर गई, जिससे वो भीग भी गई है। युंग बोलता है, लेकिन इसका जिम्मेदार वो कैसे है? वो बोलती है, तुम्हारे कोई फैमिली या भाई बहन नहीं है क्या? युंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पे वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और ये कहती है कि इंसान को इंसानियत के नाते अपने से कमजोरों की मदद करनी चाहिए। युंग उसे तिरछी नजरों से देखता है और होटल की तरफ जाता है। वो इनकीपर से बोलता है, ये बच्चा अपने घर से भागकर आया है, इसे कल पुलिस के हवाले कर देना। लेकिन तब तक चेग्युन बोल देती है कि ये मेरे बड़े भाई है जो मुझे छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कमा पाता। जब युंग बोलता है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तब चेग्युन बोलती है, इनकी नाभि के पास एक बर्थ मार्क है। इनकीपर उन्हें अपने फैमिली मैटर्स अंदर चलकर सुलझाने को बोलती है। चेग्युन इसे अपनी जीत समझती है और बोलती है, मेरे पे और सबूत भी है बताने को। फिर वो इनकीपर आसपास देखकर लैंप बुझा देती है। आगे चेग्युन डिनर करते करते युंग को उसके सामान चोरी होने की कहानी सुनाती है, यानी इनडायरेक्टली यॉक की ही बारे में बता रही होती है और बताती है वो लेटर उसके पेरेंट्स के पास जाने का एक एक्सक्यूज था जो खो गया। युंग पूछता है कि उसे अपने ही पेरेंट्स से मिलने के लिए बहाना क्यों चाहिए। वो बोलती है क्योंकि उसे हैंगयांग आना अलाउड नहीं है। युंग बोलता है कि वो समझ सकता है कि उसे डर है कि उसे वेलकम नहीं किया जाएगा। फिर चेग्युन पूछती है कि वो इतनी रात गए नदी में क्या कर रहा था। युंग बोलता है कि वो अपना गुस्सा शांत कर रहा था क्योंकि उसके मृत पिता हमेशा उसको और उसके छोटे भाई को टेस्ट करते रहते थे। चेग्युन उसे एक कहानी सुनाने लगती है। उसके गांव में एक बार रेस हुई थी और जीतने वाले को कुछ खाने को मिलता। सब लोग रेस पे भागना शुरू करते हैं और खत्म होने पर उनके टीचर उन्हें दोबारा भागने को बोलता है। हर बार रेस खत्म होने पर वो उन्हें दोबारा भागने को बोलता है। तब एक बच्चे को आइडिया आता है और वो सब एक दूसरे के कंधे में हाथ रखकर साथ में भागना शुरू करते हैं। उनके टीचर स्माइल करते हैं और सबको लास्ट में कुछ खाने को देते हैं। चेग्युन बोलती है, क्या आप वो गांव के बच्चों की तरह अपने भाई के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? यूं बोलने लगता है कि सैडली वो चीज़ बांटी नहीं जा सकती कि तब तक चेग्युन बेहोश हो जाती है। यूं खाने की तरफ देखता है और वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ इनकीपर आती है और उनके सामान की छानबीन करने लगती है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं होता। आगे जब चेग्युन को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद पाती है और युन भी वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से क्ले पॉट को पकड़कर फोड़ती है और उसी समय उसकी नज़र एक औरत की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर क्ले पॉट के टुकड़े से अपनी रस्सियों को काट देती है। आज़ाद होने के बाद वो दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन रुक जाती है और पीछे देखती है। वो युंग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। बड़ी मुश्किल से उसे कार्ट में रखकर अपने साथ ले जाने लगती है। युंग को होश आता है तो वह देखता है कि चेग्युन भले ही रोकर अपने मम्मी पापा को याद कर रही है और बहुत डरी हुई भी है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ रही है। वो कार्ट में लेटकर चांद को देखकर स्माइल करने लगता है कि चेग्युन सीटी बजाना शुरू कर देती है। वो बड़ी मुश्किल से महल के गेट तक आती है और राहत की सांस लेती है। वो रियलाइज नहीं करती कि युंग ऑलरेडी कार्ट से उतर चुका है। वो थोड़ा और आगे बढ़कर गार्ड्स को उसे अंदर आने देने को बोलती है और एम्प्टी कार्ट की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन उसी पल वो थकान के मारे बेहोश हो जाती है। युंग आगे बढ़कर उसे पकड़ता है और गेट खोलने का रॉयल कमांड देता है। आगे सुबह डॉक्टर के इलाज के बाद चेग्युन को होश आ जाता है और वो जागते ही पूछती है, वॉरियर आप ठीक तो है ना?
यूंग बोलता है, कैसे बेवकूफ लड़के हो तुम, तुम्हें खुद भाग जाना चाहिए था, मेरे को बचाने की क्या लगी पड़ी थी तुम्हें। चेगिन बहुत स्वीट आंसर देती है, मैं अपनी फैमिली को पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम मेरे भैया बने, फैमिली साथ जीती है और साथ मरती है। यही सुनकर तो यूंग का दिल भर ही आया होगा। आगे चेगिन रोने लगती है और बोलती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, पता नहीं मैं आ ही क्यों, मैं लगभग मरने ही वाली थी बिना अपनी फैमिली को आखिरी बार मिले। यूंग उसे कंफर्ट करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। आगे वो वहां से कोर्ट में आ जाता है और मिनिस्टर से बोलता है, तुम कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो जब क्रिमिनल्स इनकीपर बन के ट्रैवलर्स का फायदा ले रहे हैं। तो उसी समय वो दोनों इनकीपर्स आ जाते हैं और यूंग बिना पलक झपकाए उन्हें एक झटके में मार गिराता है। फिर वो बोलता है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो पुलिस हेड और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को निकाल देगा और उन्हें इस चीज का जिम्मेदार ठहराएगा। आगे जब यूंग अपने कमरे में आता है तो यॉर्क को वहीं सोया हुआ पाता है। यॉर्क नींद से जागकर बोलने ही वाला होता है कि तब तक वो उससे बोल देता है कि कुछ नहीं बदला है, उसे अब भी चीफ रॉयल सेक्रेटरी शिन की बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जब चेग्यून को होश आता है तो उसे यूंग की तरफ से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर हम कभी दोबारा मिले तो यूंग उसकी एक विश पूरी करेगा। चेगिन यॉर्क को याद करके बोलती है कि मेरी तो विश यही है कि वो बदमाश पकड़ा जाए। फिर वो अपने घर को जाती है ये सोचकर कि वो अपने माता पिता का सामना कैसे करेगी, लेकिन वो वहाँ पे शाही सवारी को देखती है और सोचती है उनके पेरेंट्स उसे मेहमानों के सामने नहीं डांटेंगे। असल में वहाँ राजमाता यॉर्क और चेग्यून के रिश्ते की बात करने ही आई होती है। चेग्यून के माता पिता इससे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो उसकी शादी शाही परिवार में नहीं करवाना चाहते थे। चेग्यून बाहर अपनी नैनी से मिलती है और फिर पेपर वॉल में एक होल करके बड़ों की बातें सुनने लगती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो प्रिंस से शादी करने के लायक नहीं है। उसको अच्छा नहीं लगता जब उसकी मम्मी बोलती है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसके पापा बोलते हैं कि उस पे तमीज़ की कमी है। राजमाता बोलती है कि चेग्यून को महल के तौर तरीके सिखा दिए जाएंगे, तब उसके पिता बोलते हैं कि वो परिवार का नाम खराब करेगी। चेग्यून को समझ में नहीं आता कि उसके माता पिता उसके लिए इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं। तभी यॉर्क बोलता है कि उसे शादी नहीं करनी। चेगिन यॉर्क की तरफ झांकती है तो उसे वो याद आ जाता है और यॉर्क भी नोटिस करता है कि होल से उन्हें कोई देख रहा है, तो वो विंडो खोल देता है और वहाँ चेग्यून होती है। वो उसे पहचान जाता है। कुछ समय बाद चेग्यून राजमाता को अच्छे से ग्रीट करती है, अब एक लड़की की तरह ड्रेसअप होके। यॉर्क उसे शक की नजरों से देखता है कि कैसे वो एक संस्कारी लड़की की तरह नाटक कर रही है, और यहाँ तक उसकी माँ को वो अच्छी भी लगी क्योंकि वो अपनी कमियों को सुधारने की बात करती है। यॉर्क बोलता है कि मैं चीफ रॉयल सेक्रेटरी की बातों से सहमत हूँ, बल्कि नहीं, क्योंकि ये उनकी डिस्क्रिप्शन से भी ज्यादा बदतर है। मैं कभी इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन तब तक चेगिन बोल देती है, मैं तो इसी से शादी करूंगी। ये सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। चेगिन यॉर्क का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और पूछती है कि वो मना क्यों कर रहा है। यॉर्क बोलता है कि कल वो हॉर्स रेस से हारने पर लगभग मरने ही वाला था और इसके लिए उसे चेगिन को थैंक्स बोलना चाहिए। फिर वो ऐड करते हुए बोलता है कि मुझे पहले ही किसी मिनिस्टर की बेटी से शादी नहीं करनी, और जब मुझे पता चला कि वो तुम हो तब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर यॉर्क पूछता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें पावर चाहिए। वैसे भी उसका परिवार ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। चेग्यून चिल्लाकर बोलती है, क्योंकि मुझे सबको दिखाना है कि मैं कोई अगली डग या प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं हूँ। मैं भी शाही परिवार में शादी करके अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती हूँ। वो यॉर्क से अपना पर्स वापस मांगती है और वो बोलता है कि उस पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तब उसे याद आता है कि उसने उसके पीछे कल एक बच्चे को देखा था जो उसका सामान चोरी करके ले गया होगा। वो उसे अगले दिन डॉन्जियोक विलेज में मिलने को बोलता है अगर उसे चोर को पकड़ना है तो, लेकिन बदले में उसे शादी से इनकार करना पड़ेगा। राजमाता महल वापस जाने के रास्ते पे यॉर्क को शादी से मना करने के लिए डांटती है, और वहीं दूसरी तरफ चेग्यून की बिना बताए वहां आने पर अच्छे से धुलाई होती है, खासकर जब वो पलट कर जवाब देती है। तो मिनिस्टर शिन भी वहां आकर उसे डांटते हैं और अगले दिन जियोचैंग वापस चले जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि वो शादी के लिए मना कर देंगे। चेग्यून पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं प्रिंस के लायक नहीं हूँ और हमारे परिवार का नाम खराब कर दूंगी? वो बोलने लगती है कि प्रिंस तो उससे भी ज्यादा बदतर है, जो लेडीज को नहाते हुए देखता है और चोरी भी करता है। उसके पिता उसे बिना कुछ सोचे समझे बोलने के लिए डांटते हैं और कहते हैं उसे तमीज से रहना चाहिए। चेग्यून बोलती है, आपने कभी सिखाया ही नहीं, आप मुझ पे शर्मिंदा थे तो आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया अपने आप को साबित करने का, अपने परिवार के लिए कुछ करने का। लॉर्ड शिन अब शांत हो जाते हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं बदलता और वो बोलते हैं,
मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूँ कल वापस जाने का। फिर बाद में देर रात को उसकी माँ उसके पिता से बोलती है, क्या हमें कम से कम उसे इसका रीजन नहीं बताना चाहिए। लॉर्ड शिन बोलते हैं कि वो किसी भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करेगी कि उसे शाही परिवार से दूर रहना चाहिए, इसलिए उसे कल यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले सीन में युंग तीरंदाजी कर रहा होता है। वो चेग्युन और यॉक की बातों को याद करता है कि उसे किसी के पीछे होने का एहसास होता है और वो तीर पिलर की तरफ चलाता है। वहाँ यॉक होता है जो चौक कर नीचे गिर जाता है। फिर वो युंग के पास आता है और बोलता है कि उसने शादी के लिए वही लड़की क्यों चुनी। एक बुच्चर की बेटी होती तब भी वो उसे शादी कर लेता, लेकिन उसे लॉर्ड शिन की बेटी से नहीं करनी है। युंग बोलता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले उसे मार भी सकता था। यॉक बोलता है, आप ऐसा नहीं करोगे। फिर वो बोलता है उसे पता है कि उसे कभी वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा और युंग चाहे तो वो कभी बड़ा भी नहीं होगा, वो केवल उसका छोटा भाई बनकर ही जिएगा। युंग इस सुनकर बोलता है, वो कई रातों से चैन की नींद नहीं सोया है। क्या तुम मेरे लिए पाइपा बजाओगे? तुम्हारा बोरिंग परफॉर्मेंस मुझे सोने में मदद कर सकता है। यॉक खुश हो जाता है और अपने भाई के कमरे में एक धुन बजाने लगता है। युंग अपने आप में सोचता है कि यॉक को सब कुछ करना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि वो केवल मेरा भाई बनकर ही रहेगा, क्योंकि मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ इसे ना मारने के लिए और इसे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। चेग्युन बिना कोशिश किए हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो यॉक को सिड्यूस करके उससे शादी करेगी ताकि वो अपने मम्मी पापा के पास ही रहे। वो अपनी नैनी को कल के लिए सबसे सुंदर ड्रेस और शूज तैयार करने को बोलती है, जिस पे वो बोलती है, सुंदर कपड़े और जूते इंसान को बदल तो सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक, यानी कि असली सुंदरता अंदर से होती है, बाहर से नहीं। पर चेग्युन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अगले दिन अच्छे से तैयार होकर पालकी में जाने लगती है। उससे अपनी नानी की एडवाइस याद आती है कि गुस्सा मत करना और लड़कियों की तरह बिहेव करने की कोशिश करना। अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले ही पालकी में उसकी हालत खराब हो जाती है और वो पैदल चलने का फैसला करती है। यॉक उसका वेट कर रहा होता है और एक फील्ड से जाते हुए सोच रहा होता है कि वो चोर को पकड़ेगा और चेग्युन के साथ सारा किस्सा खत्म कर देगा। तभी उसके पैरों के नीचे एक डाली आकर टूट जाती है और वो गुस्से में उसे उठाकर फेंक देता है। तभी वो विलेजर्स को एक लेडी को पकड़कर ले जाते हुए देखता है। वो वहां जाता है तो देखता है कि विलेजर्स ने कई लोगों को राजा को दिए जाने वाले राइस को चुराने के लिए पकड़ा हुआ था। वो लोग अपनी इनोसेंस प्रूव करने में लगे हुए थे, लेकिन विलेजर्स के हिसाब से गरीब होने के बावजूद उन पे आज राइस पकाने के लिए कहां से आया। तब यॉक एक नर्वस बच्चे को नोटिस करता है और समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। तब तक उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि जब लोग आसपास हो तब ना ही कुछ सुनो और ना ही कुछ देखो। उसी पर चेग्युन भी वहाँ आ जाती है और देखती है उस बच्चे को मौत की सजा देने की बात की जा रही है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। यॉक बोलता है, चोरी करने पर सजा तो मिलेगी ही। चेग्युन सूखे खेतों की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है, सूखा पड़ने से इनकी स्थिति खराब हो गई है, इसलिए इन्हें मौत की सजा तो नहीं होनी चाहिए। यॉक बोलता है, ये उसकी परेशानी नहीं है और वो इन लोगों को जानता भी नहीं है। ऊपर से वो बच्चा ही चोर है जिसने उसका सामान चुराया था। चेग्युन बोलती है, तब तो हम बिल्कुल अनजान नहीं हुए ना। उसी समय विलेजर्स उस लड़के को पकड़ते हैं और उसके पास से दवाइयों की पोटली निकलती है। वो सब उसे ही चोर बोलते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। चेग्युन उन्हें रोकने के लिए जाती है, लेकिन धकेल के जमीन पर गिर जाती है। यॉक थोड़ी देर तक चुप होने के बाद बोलता है, मुझे पता है चोरी किसने की है। चेग्युन बिना ध्यान दिए उसको सबके सामने राजकुमार पुकार देती है, तो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। फिर यॉक सोचकर बोलता है कि राइस वाली बिल्डिंग के लिए जाने के लिए चोर ने फील्ड वाला रास्ता लिया होगा, यानी उसके जूतों पर मिट्टी लगी होगी और मिट्टी मेरे शूज पर लगी हुई है, यानी चोर मैं हूँ। विलेजर्स बोलते हैं, लेकिन वो राजकुमार होने पर ऐसा क्यों करेगा। वो बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम देख लो, मैंने वहाँ एक डाली तोड़कर फेंकी थी। एक लेडी को वो डाली मिल जाती है और यॉक बोलता है, तुम लोग मेरी शिकायत तो पुलिस से नहीं करोगे ना। तब विलेजर्स मना कर देते हैं और यॉक चुराए हुए राइस की भरपाई करने को बोलता है। भले ही उसकी कहानी का कोई सेंस नहीं बनता, फिर भी विलेजर्स उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यॉक बोलता है, इसकी भरपाई चेग्युन करेगी। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो बोल देती है कि हम इस पालकी को बेच देंगे। ये सुनकर उसके पिता के सर्वेंट्स भी सोचते हैं कि ये पागल है क्या, पर चेग्युन उसे बेचकर खूब सारा राइस खरीद देती है और पूरे विलेज में बांटने लगती है। सारे विलेजर्स प्रिंस और उसको आके थैंक यू बोलते हैं और एक ग्रैंडमा उसे आके कुछ खाने को भी देती है। दूसरी तरफ युंग को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि कैसे वो अपने पिता के खिलाफ जाकर राजा बन गया और जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उसने उसको मार डाला।
युंग बहुत हड़बड़ाहट में उठता है और एक कप का पानी उस पर गिर जाता है। वो तुरंत अपनी रोब निकाल के फेंक देता है और बोलता है इसे जला डालो। राइस का सीन सुलझा देने के बाद योक और चेग्युन एक पेल्वियन में आते हैं। चेग्युन पूछती है कि तुमने अपना फैसला क्यों बदला। वो बोलता है तुमने ये तो बोला था अगर मैं प्रिंस होकर कुछ नहीं कर सका तो पैदा ही क्यों हुआ। वो बोलती है हमें अपनी लाइफ में अपने पार्ट्स निभाने चाहिए और वो एक प्रिंस है तो उसे अच्छे काम करने चाहिए जैसे उसने आज किया, किसी की जिंदगी बचाकर। योक बोलता है लेकिन उससे कुछ नहीं बदला, वो डरपोक तो हमारे सामने आया भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चा लेटर वापस लेने के लिए गैंग वालों से मार खा रहा होता है जिन्होंने 10 पंचेस होने के बाद उसे वो लेटर वापस देने का प्रॉमिस किया था। चेगिन योक से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो बच्चा ही कल्प्रेट है। वो बोलता है कि वो विलेज में आता जाता रहता है और ऊपर से कल उसने उस बच्चे को भी देखा था। चेगिन स्माइल करती है और बोलती है कि वो केयर ना करने को प्रिटेंड करता है लेकिन असल में उसे लोगों के बारे में काफी पता है। फिर वो उसे छेड़ते हुए बोलती है क्या तुम दुल्हन बनने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उन्हें ये सब सिखाया जाता है कि ना ही कुछ सुनो और ना ही कुछ देखो। योक बोलता है ऐसे ही मैं सरवाइव कर पाऊंगा। उसी समय वहाँ वो बच्चा आ जाता है और अपने घुटनों में बैठकर योक से माफी मांगने लगता है। वो चेग्युन को उसका लेटर वापस दे देता है और वो बोलती है देखा ये चेंज हो गया। योक बोलता है मतलब तुम सच में बुज़दिल नहीं हो, कम से कम तुम पे खुद की समझ तो है, पर इसके लिए तुमने इतनी मार खाई। वो बच्चा बोलता है आपने मेरी जान बचाई इसलिए आपके लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। वो अपना सिर जमीन में पटकना शुरू कर देता है लेकिन योक अपना हाथ लगाकर उसे रोक देता है। अब चेग्युन बोलती है हमें एक दूसरे का फ्रेंड बन जाना चाहिए, तुम उसकी तरफ देखोगे और खुद के लिए प्राउड महसूस करोगे। वो अपनी गलतियों से सबक लेगा और दोबारा गलत काम नहीं करेगा। और मेरे पास हैंगयांग में दोस्त होंगे तो मुझे यहाँ वापस आने का बहाना मिल जाएगा। योक उसे चिढ़ाकर बोलता है क्या वो सच में चीफ रॉयल सेक्रेटरी की बेटी है और रानी की भतीजी है। इस पे चेग्युन रोने लगती है और बोलती है कि उसे उसकी फैमिली बैकग्राउंड से क्या करना अगर वो नहीं भी हो तो। वैसे भी सब लोग उसे अगली डक और नाजायज ही समझते हैं। वो वापस जाकर प्रिंसिपल के भांजे से ही शादी कर लेगी। उसके दोस्त बनाने की उम्मीद टूट जाती है और वो अपने आप में बड़बड़ाने लगती है कि शायद से प्रिंस मेरे जैसे को दोस्त नहीं बनाना चाहते। इस पे वो लड़का योक को देखता है जैसे कह रहा हो इस मैटर को फिक्स नहीं करोगे। तो योक घुटनों में बैठकर अपने हाथ ऊपर करके प्लेज लेने लगता है कि मैं ग्रैंड प्रिंस योक और चेग्युन, और उसी समय वो लड़का वहां आकर अपना नाम ऐड करता है। सीनियो हेवंस के सामने शपथ लेते हैं कि आज से हम दोस्त होंगे। चेग्युन फटाफट से उनके पास आती है और बोलती है मैं कसम लेती हूँ कि मैं आज से लॉयल और फेथफुल फ्रेंड बनूंगी। फिर वो बोलती है कि उन्हें कसम के अलावा भी कुछ करना चाहिए जैसे कि उनके गांव की लड़कियां अपनी सीक्रेट शेयर करके करती थी। योक को ये आइडिया पसंद नहीं आता लेकिन एक तरफ से उसे चेग्युन और दूसरी तरफ से सीनो से रोक देता है। दूसरी तरफ युंग अपने सपनों से परेशान होता है और नोक्सो उसके लिए कैंडल जलाती है जो उसे सोने में मदद करे। उसी समय चीफ सेक्रेटरी इम आकर बताते हैं कि उन्हें अभी तक सीक्रेट फील्ड का कुछ पता नहीं चला है। युंग बोलता है जल्दी ढूंढो उसे ताकि मैं चैन की नींद सो पाऊं। उसे चेग्युन की बजाई हुई सीटी याद आती है और वो सोचता है काश वो उसे दोबारा सुन पाता। सीनो अपने नए दोस्तों को अपने घर लेकर आता है। वो तीनों रिचुअल के लिए कैंडल जलाते हैं। योक उन्हें अपनी बुक दिखाता है जिसे चेग्युन पहचान जाती है और सीनो को उसे देखने से रोकती है। योक बोलता है कि वो एक एजुकेशनल बुक है जो उसने ऐसी बनाई है क्योंकि उसे पढ़ना अलाउड नहीं है। चेग्युन पूछती है क्यों, वो बता रहा होता है लेकिन रुक जाता है। बाहर 4 डरावने वॉरियर्स उसके घर तक पहुंचते हैं और योक को देखते हैं जो वॉशरूम की तरफ भागता है लेकिन उसके अंदर स्मेल की वजह से जा नहीं पाता। चेग्युन बाहर खड़े होकर उसकी रखवाली करने को बोलती है और सीटी बजाना शुरू कर देती है। वो योक को बताती है कि जब भी उसे डर लगता है तो वो सीटी बजाती है जिससे उसे शांत होने में मदद मिलती है। योक भी सीटी बजाने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं होता। दूसरी तरफ सेक्रेटरी इम युंग से बोलते हैं कि उन्हें पिछले राजा के गार्ड का पता चल गया है जो एक गांव में अपनी पहचान छिपा के रह रहा है और उसने वहां लोगों को नजर रखने के लिए भी भेज दिया है। युंग बोलता है कि रेन रिचुअल के बाद वो खुद उस आदमी से मिलेगा। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं कि राजमाता कल प्रिंस को लेकर बिना बताए महल से कहीं बाहर गई थी। युंग बोलता है कि वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने का तरीका ढूंढ रही होगी, जो सही भी था क्योंकि इसलिए ही राजमाता योक की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन सेक्रेटरी इम बोलते हैं कि अपने बेटे को सुरक्षित रखने का उन पे केवल एक ही तरीका है, सीक्रेट फील्ड को ढूंढना। युंग बोलता है जल्दी से वो लेटर ढूंढो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो। सेक्रेटरी इम बोलते हैं क्या केवल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को? क्या आपको लगता है इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा?
यॉर्क वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि चेग्यून अपनी बाहें फैलाए सीटी बजा रही है। वो चुपचाप से अपनी बाहें भी फैला देता है और सोचता है कि वो कितनी अमेजिंग है। वो उसके बालों में से फंसी हुई घास को निकालने लगता है कि तब तक चेग्यून अपनी आंखें खोल देती है। यॉर्क थोड़ा सा घबरा जाता है कि चेग्यून स्माइल करती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मैंने ढंग से सोच लिया है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी।